ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। खबरों के सायंकालीन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका दोस्त मुनीश शर्मा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे 84 वर्ष के थे। सोमवार शाम नई दिल्ली स्थित सैनिक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक शल्य चिकित्सा के बाद वे कुछ समय से अस्वस्थ थे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया है। माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि उनके जाने से एक युग का अवसान हुआ है। उन्होंने एक ऋषि की भांति भारत मां की सेवा की और देश अपने एक सपूत के जाने से शोकाकुल महसूस करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी सदैव आम सहमति के पक्षधर रहे और सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेते थे। उन्होंने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में काफी रुचि ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन से सारा देश शोक संतप्त है। उन्होंने देश की विकास यात्रा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। एक वरिष्ठ विद्वान होने के साथ साथ वे विराट व्यक्तित्व के राजनेता भी थे और समाज के सभी वर्गों में उनका काफी सम्मान था। बांग्लादेश, श्रीलंका, रूस और नेपाल से भी शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना महामारी की वजह से सन 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 23.9% कम रहा, लेकिन इसी अवधि में कृषि क्षेत्र में 3.4% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के चलते दूरसंचार कंपनियों को अब कुछ राहत दी है। अब वे 31 मार्च 2021 तक अपने सकल समायोजित राजस्व का 10% देय चुका सकेंगी। देश में अभी तक 28,39,882 लोग कोविड-19 से उबरे हैं। पिछले 24 घंटे में 65,081 लोग ठीक हुए। अब संक्रमण मुक्ति की दर 76.94% है। पिछले 24 घंटे में 10,16,920 लोगों की संक्रमण संबंधी जांच की जा चुकी है। आज से अनलॉक 4 शुरू हो गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, स्पा और अंतर्राष्ट्रीय वायु यात्रा को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियों की अनुमति है। कुछ राज्यों ने गैर कंटेनमेंट क्षेत्रों में सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। और इसी के साथ हमारा ये सायंकालीन पॉडकास्ट अब यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। सुनते रहिए हमें, जुड़े रहिए हमसे। मिलेंगे अब हम आपसे कल सवेरे 11:30 बजे। नमस्कार। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है चीन के गुलेग्स उइगुर कैद शिविर। आलेख प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी।
अगस्त 2018 में जातिगत भेदभाव के उन्मूलन पर बनी संयुक्त राष्ट्र की समिति ने चीन के शिनजियांग प्रांत में 1 मिलियन से अधिक उइगुरों की कैद पर चिंता जताई है। उइगुरों के लिए स्थिति अभी भी ठीक नहीं जान पड़ती है। दूसरी ओर उइगुरों के विरुद्ध होने वाली संरचित हिंसा दिन बीतने के साथ सिर्फ बढ़ी है। इस स्थिति से संबंधित लगातार आने वाली विभिन्न खबरें उइगुरों के मानवीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुधरने के बजाय भयावह होती स्थिति का संकेत दे रही हैं। चीनी एजेंडा उइगुरों के धर्म तथा संस्कृति पर आधारित नजरबंदी का मुद्दा पूरी तरह से भिन्न प्रतीत होता है। चीन अपनी अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता के एक संपूर्ण जातीय रिबूट का परीक्षण कर रहा है। ये हान चीन के कायाकल्प तथा सपने को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यकों के संसाधनों को हड़प रहा है तथा उन्हें ठुकरा रहा है। 1982 के अपने संविधान में धर्म, सभा, भाषण तथा अन्य मामलों से संबंधित अधिकारों को लिखने के बावजूद चीन की वास्तविक गतिविधियों पर संदेह के बादल घिर आए हैं तथा उसकी इन गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है। पूर्व के बंदियों के कई साक्षात्कार सहित उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों का प्रयोग करके चीन की नजरबंदी शिविर व्यवस्था की सबसे व्यापक जांच में बज़फीड न्यूज को गत कुछ वर्षों में निर्मित 260 से अधिक ढांचे मिले हैं, जिन पर नजरबंदी केंद्र लिखे हुए हैं। शिनजियांग प्रांत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक नजरबंदी केंद्र है। चीन ने हजारों उइगुरों, कजाखियों तथा अन्य मुस्लिमों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को कैद करने तथा नजरबंद करने के लिए विशाल व्यवस्था स्थापित की है, जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कैदी पहले से ही मौजूद हैं। ऐसी खबर मिली है कि शिनजियांग के विभिन्न हिस्सों में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र नजरबंदी केंद्र बन चुके हैं। शिनजियांग के नजरबंदी केंद्रों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सोशल री इंजीनियरिंग परियोजना को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान ने अपने शोध में पाया कि 80,000 से अधिक उइगुर एप्पल, नाइके, वोक्सवैगन जैसे वैश्विक ब्रांडों के लिए शिनजियांग में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कारखानों में काम करने के लिए बाध्य किए गए हैं। शिनजियांग की जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए चीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 30 जून को 27 देशों ने जांच करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आह्वान किया है। जुलाई महीने में चीन के अंतर संसदीय गठबंधन ने शिनजियांग में जांच करवाने की मांग संयुक्त राष्ट्र से की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2020 में उइगुर मानवाधिकार नीति अधिनियम 2020 को अनुमोदित किया। ये अधिनियम उइगुरों की सामूहिक नजरबंदी तथा निगरानी के लिए चीन को दंडित करने का प्रावधान करता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक उइगुर कार्यकर्ता सेरागुल सोइतबे को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय महिला शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाद में 9 जुलाई 2020 को वैश्विक मैग्नित्स्की अधिनियम का आह्वान करते हुए अमेरिका ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए शिनजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन छुआंगुओ तथा अन्य 3 पर प्रतिबंध लगाए हैं। चेन ने पूर्व में 2011 से 2016 तक पार्टी सचिव के रूप में तिब्बत में काम किया। इस दौरान उन्होंने दलाई लामा को भेड़ के पोशाक में भेड़िया कहकर आलोचना की थी। उन्होंने पुलिस की व्यापक उपाय कार्यवाहियों की शुरुआत की थी। 2016 के बाद शिनजियांग में पार्टी सचिव के रूप में चेन ने उइगुरों की प्रोफाइलिंग पर व्यापक निगरानी व्यवस्था की स्ट्राइक हार्ड नीतियों की शुरुआत की थी। वैश्विक समुदाय की बढ़ती आलोचना का सामना कर रहे चीन की रणनीति उइगुर समुदाय को अलग थलग करना जारी रखने, शिनजियांग में अपनी नीतियों के लिए अधिकारवादी व्यवस्था से समर्थन लेने की कोशिश करने, अपनी विशेष संप्रभुता पर बल देने, मध्य एशिया तथा यूरोप से शिनजियांग को जोड़ने संबंधी बेल्ट एंड रोड पहल को आगे बढ़ाने, इस क्षेत्र में विकासीय एजेंडा पर फोकस करने तथा इस क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं के लिए ऋण लेने के लिए IMF, विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने की रही है। बहरहाल इस विकासीय एजेंडे के बावजूद चीन की नीतियों के विरुद्ध उइगुर के विरोध बढ़ ही रहे हैं। चीन की नीतियों के विरुद्ध उइगुरों के विरोध कई रूप में सामने आ रहे हैं। इनमें पुलिस स्टेशनों, पार्टी काडरों, सैन्य दलों तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाना शामिल है। अदालत के मामले संकेत देते हैं कि राष्ट्रीय मामलों की तुलना में शिनजियांग में खतरे में पड़ी राज्य सुरक्षा के मामलों में ठोस रूप से वृद्धि हुई है। हाल ही में पार्टी स्टेट ने
शिनजियांग में अतिरिक्त न्यायिक नजरबंदी के प्रयोग में वृद्धि की है। श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।
भूरि। बोलियो पर कहेउ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आहै सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्याकृत अघ भूरि। सो गिरहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचिउ बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसी होउ कहहि मृदुबानी। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। या फिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कबीर दास जी के दोहे हैं जो हमारी संस्कृति में नैतिकता का दर्पण हैं। सच, हमारी संस्कृति में मानव मूल्य और नैतिकता की प्रधानता रही है। सत्य, प्रेम, अहिंसा और भाईचारे जैसे तत्व हमेशा से ही विद्यमान रहे हैं और समय समय पर हमारे मनीषियों ने इन तत्वों को समाज के सामने बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। ये तत्व हमारे जीवन के अमिट अंग बन गए हैं। आज के समाज में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उसके खतरों से कबीर दास जी सदियों पहले ही हमें सचेत कर गए थे। उन्होंने कहा था, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। बात चाहे सद्भाव की हो या शील स्वभाव की, बात प्रेम और भाईचारे की हो या फिर माता पिता की सेवा, परिश्रम और स्वाभिमान की, एक आदर्श इंसान में जो भी गुण होने चाहिए हमारे मनीषियों ने बहुत ही सरल तरीके से और आम बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे दोहों
या कहावतों के माध्यम से हमें उन सभी गुणों के बारे में सीख दी है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो उपाय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो उपाय। कबीरा बिगड़े दूध को मथे न माखन आए। कबीरा मथे न माखन आए। ये लोक कहावतें किस तरह से हमें शिक्षा देती रही है, आइए सुनते हैं एक वार्ता के रूप में। वार्ताकार हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन। कहावतों के पीछे कोई सामाजिक, राजनैतिक अथवा सांस्कृतिक घटना भी प्रधान रहती है। ये घटनाएं संदर्भ या स्थितियों से, किसी एक वाक्य या वाक्यांश से स्पष्ट प्रतीत होती हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं। ऐसे कथन का सीधा अर्थ या शब्दार्थ है कि खाने वाले अंगूर मीठे नहीं हैं, खट्टे हैं। जबकि इस कहावत के पीछे जो कथ्य या घटना आधार बनी है वह है कि अपने बच्चों के साथ जा रही किसी लोमड़ी ने लटके हुए रस भरे अंगूर देखे, उसके मुंह में पानी भराया। वह मनी मन उन्हें खाने के लिए युक्ति सोचने लगी। उसने अपने बच्चों को एक तरफ बैठा दिया और 2, 4, 6 बार वह छलांग लगाकर उन अंगूरों को तोड़ने की कोशिश करने लगी। बहुत प्रयास करने पर भी अंगूरों को पा नहीं सकी। परिणामतः पसीने से चूर थक कर वहीं बैठ गई। जब वह हार कर थक कर बैठ गई तो कहीं न कहीं यह भाव जागृत हुआ और इस घटनाक्रम को देखकर किसी अनुभवी सुदीर्घ जीवन को जीने वाले व्यक्ति ने यह कहावत कही कि अंगूर खट्टे हैं। वस्तुतः यह कथन इस बात का द्योतक है कि कहावतें जीवन के सुदीर्घ, सजीव और प्रामाणिक अनुभव पर आधारित होती हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आँख का अंधा नाम नैनसुख, अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक मयान में 2 तलवार जैसी अनेक कहावतें, लोकोक्तियाँ और बुजुर्गों के मुख से निकले हुए जीवन अनुभव आधारित कथन हमारे समाज में, हमारे साहित्य में, हमारी भाषा में मौजूद दिखाई देते हैं। लोकोक्तियों से वास्तव में लोकवाणी का श्रृंगार होता है। इसी कारण ये लोक प्रचलित हो जाती हैं। इनसे भाषा में काव्यात्मकता का आभास मिलता है और इन सब से ऊपर के जीवन के अनुभवों की प्रामाणिकता भी मिलती है। कहावतों में लोक अनुभव की सिद्ध मणियाँ मिलती हैं। इन मार्गदर्शक अनुभवों के ज्ञान से मनुष्य की वाक शक्ति संपन्न और सुदृढ़ होती है। इनसे हमारे नैतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की आधारशिलाएं भी मजबूत होती हैं। कहावतें युग, समय, संदर्भ और घटना का परिचय भी कराती हैं और उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हमें जोड़ती भी हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से ही हम अपनी परंपरा, अपनी चेतना, अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। इनसे मिट्टी की गंध का बोध भी होता है। उचित अवसर पर सटीक प्रसंग के संदर्भ में इस प्रकार की उक्तियां व्यक्त की जाती हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सूत्र वाक्य जीवन के सार्वभौम सत्य, सुख दुख, जीवन मरण, आचार विचार, रीति नीति, खान पान, शकुन अपशकुन, खेती बाड़ी, आहार विहार, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि से संबद्ध भी होती हैं। कवियों ने तथा जीवन को, समाज को निकट से देखने वाले बड़े बड़े समाज सुधारकों ने ऐसी कहावतों का प्रयोग अपने कथनों में किया है। जैसे मोम रदन कहूँ लोह के चना चबाए जात। क्या लोहे के चने कभी मोम के दांतों से भी चबाए जाते हैं? यह
मध्यकाल के कवि की प्रयुक्ति है जिसमें कहावत का बड़ा रचनात्मक उपयोग किया गया। सुखदाई ए देत दुख सो सब दिन को फेर। कवि कहता है कि ये समय समय का दिनों का ही फेर है कि जो आज सुख दे रहे हैं कभी वही दुखदाई भी बन जाते हैं। तो इस ऐसी कहावतों में वस्तुतः जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को ढांढस बंधाता है। इसी प्रकार रहीम कवि का यह कथन जिसमें बहुत सुंदर कहावत का प्रयोग है, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची हो फूल ही फल ही अघाए। सबको साधने में सब चले जाते हैं, किसी एक को साधें वैसे ही जैसे जड़ को सींचने से वृक्ष में या पौधे में फूल फल पत्र आदि सभी सिंचित हो जाते हैं। इसी तरह मंत्रण के बस जो निपत सो न कहत सुख साज। कवि मतिराम कहते हैं कि वह राजा जो मंत्रियों के बस में रहता है वो कभी भी सुख का सामना नहीं कर पाता। जे छोड़त कुल आपनो ते पावत बहु खेद। इस प्रकार के अनेक कथन हैं और हम देख सकते हैं कि वृंद कवि ने एक बहुत सुंदर कथन के माध्यम से सुंदर कहावत का प्रयोग हमारे सामने प्रस्तुत किया। अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। उतने पांव फैलाइए जितनी चादर है। यह कथन लोक जीवन में बहुत प्रचलित है। इसी तरह जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। लकड़ी की जो हांडी है वह एक ही बार अग्नि पर चढ़ती है, भोजन को तैयार करती है और उसके बाद व्यर्थ हो जाती है। वह सोने को जारिए जासों टूटे कान। माना कि सोना सबको प्रिय होता है, लेकिन ऐसा सोना किस काम का जो कान ही तोड़ दे। इसलिए कहता है उस सोने को आग लगाओ, जला दीजिए, जासों टूटे कान, जो हमारे कान का ही नुकसान कर दे। स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ को नाय। इसी तरह खाड़ खने को और को ताको कूप तैयार। अगर दूसरे के लिए हम खड्डा खोदेंगे तो हमारे लिए कुआं तैयार मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ऐसी अनेक कहावतें, ऐसी अनेक लोकोक्तियां साहित्य का श्रृंगार बनकर हमारे सामने आती हैं। ऐसी कहावतों को संजो कर रखना, उन्हें धरोहर और विरासत के रूप में कहीं ना कहीं संचय करके रखना आज हम सब का दायित्व है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।